हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, इससे पहले जो भी सर्कुलर मोशन हम लोगों ने देखा था वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में चीज़ें मूव हो रही थी। ऐसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस सर्कल में वो मूव हो रही थी, राइट। अब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन जब कोई बॉडी परफॉर्म करता है तो हर पॉइंट पे उसका जो हाइट होता है वो अर्थ से वो सेम होता है, मतलब वो ऊपर नीचे नहीं होता। तो जिसके वजह से हर पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी फिक्स होती है, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो इस केस में क्या होता है, पार्टिकल जब ऊपर जाता है ऐसे, तो ऐसे केस में क्या होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगा क्योंकि हाइट ज़्यादा हो रही है, और फिर नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होने लग जाता है। तो जब पार्टिकल ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है वर्टिकल प्लेन में, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होते रहता है। इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन से, और हम लोग इसको अलग से स्टडी कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये कि अगर सपोज करो हमने क्या किया उसको, जैसे ये इसको मुझे ये जो एग्जांपल यहाँ पे लिया, इसमें क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया, रस्सी लिया, और रस्सी को हमने क्या किया, नीचे में एक छोटा सा उस पर कोई ऑब्जेक्ट लगा दिया, और हम क्या कर रहे हैं, फिर इसको इस तरह से धक्का दे रहे हैं ताकि इसको एक स्पीड मिले, और स्पीड मिलने के बाद फिर ये इस तरह से मोशन परफॉर्म करना शुरू करें। इसमें हमने क्या किया, एक बार इसको स्पीड दे दिया, उसके बाद छोड़ दिया। अब बाकी का काम जो है वो ग्रेविटी और इसके अंदर जो टेंशन होता है वो मिलके संभाल रही है। हम बाहर से बार बार फोर्स नहीं लगा रहे इस पर। तो ऐसे केस में क्या होगा, इसका स्पीड इंक्रीज होगा क्योंकि इसका पोटेंशियल जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने लगता है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब है कि इसका स्पीड कम हो रहा है। फिर नीचे आते आते इसका स्पीड बढ़ने लग जाता है। तो इसका स्पीड कांस्टेंट नहीं होता, एंड इट इज नॉट अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ, हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसको परफॉर्म ज़रूर करवा सकते हैं, पर उसके लिए हमको बाहर से फोर्स लगेगा। जैसे इसका स्पीड कम होने लगे तो आप बाहर से फोर्स लगाकर इसका स्पीड मेंटेन कर दो ताकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सके। अगर आप बाहर से फोर्स नहीं लगा रहे हो, आपने सारी जिम्मेदारी ग्रेविटी को दे दी, तो फिर इस केस में ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगा। तो हम इसी केस को भी स्टडी कर रहे हैं। एक बार उसको हमने फोर्स लगा के ये मोशन परफॉर्म करना इसने चालू कर दिया, हमने इसको इतनी स्पीड दे दी कि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सके, और फिर छोड़ दिया, फिर वो अपने आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता जाएगा, राइट। तो ऐसे केस में ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो नहीं होगा, बट देन दिस इज मोशन इन वर्टिकल प्लेन विच इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो चलो इसके डायनेमिक्स को स्टडी करते हैं। देखो, अब एक काम करो, एक पर्टिकुलर या कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मान लो अभी फ़िलहाल इस पोजीशन पे है, इसको आपने स्पीड दिया, ये पोजीशन ए मान लेते हैं। इसका जो हाईएस्ट पोजीशन होगा इसको आप बी मान लो इस पॉइंट पे, और इसका जो मिडिल पोजीशन होगा ये सी होगा। यहाँ पे भी होगा एक डी पोजीशन, लेकिन देखो जो सी का सिचुएशन है वही डी का सिचुएशन होगा। तो हम सिर्फ यहाँ पे एक ही पॉइंट सी बना रहे हैं। अब मान लेते कोई भी आर्बिट्री पॉइंट पे, जैसे इसको आपने स्पीड दे दिया इस डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर स्पीड दिया, उस स्पीड का नाम हम वी ए रख देते हैं। पॉइंट ए पे जिसको स्पीड मिला था दैट इज वी ए। तो ये भागते भागते मान लो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे, ठीक है। तो ये रस्सी यहाँ पे आ जाएगी। now देखो, इस रस्सी का या स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा वही इस सर्कल का रेडियस होगा। समझ में आ रहा है ना, स्ट्रिंग का लेंथ दैट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मैं यहाँ पे आर यूज़ कर रहा हूँ, पर आप समझ जाओ इट इज़ नथिंग बट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अच्छा, मान लो इस पोजीशन पे है, हम इस पोजीशन पे इसको स्टडी करते हैं। एक पर्टिकुलर कोई पोजीशन हमने रैंडम ले लिया और इस पर हम लोग स्टडी करते हैं। अब इस पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो चेक करते हैं। देखो, एक तो वेट हमेशा नीचे एक्ट करेगा, वेट एम जी, तो एक वेट एक्ट कर रहा है एम जी। दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो, अपने वेट के वजह से ये रस्सी को खींच रहा है, हमने कोनिकल पेंडुलम में देखा था, तो रस्सी भी उसको ऊपर की ओर खींचेगी, एंड वो जो फोर्स होता है रस्सी का उसको हम लोग टेंशन बोलते हैं। सो दिस इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, ओके। अच्छा, इस सिचुएशन में अब एक काम करते हैं, ये जो वेट एम जी है आपका, इसका हम लोग दो कॉम्पोनेंट ले लेते हैं, राइट। दो कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करना है, एक इस डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट ले लो। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको पता है कि सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है
जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, बस वही हमको चेक करना है। तो हमने क्या किया, अब ये अगर मान लो वर्टिकल से रस्सी इस पोजीशन पे एंगल थीटा बना रहा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। क्यों बताओ? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब इस वेट mg को दो कंपोनेंट में आपको डिवाइड करना है। तो एक तो एक्सिस हमने ये मान लिया, अब इसके परपेंडिकुलर दूसरा एक्सिस, एक काम करते फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं। दूसरा एक्सिस हमने क्या किया, यहाँ पे माना, जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा। अब रेडियस के परपेंडिकुलर अगर आप बनाओगे दैट मीन्स इट इज अ टेंजेंट, तो ये एक टेंजेंशियल लाइन आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे देखो क्या होगा कि ये इसका दो कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, इसके टिप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस एक्सिस पे, तो आपको ये कंपोनेंट मिल जाएगा। ये वेट का एक कंपोनेंट है, और ये क्या आएगा बताओ, थीटा एंगल बन रहा है ना, तो इस कंपोनेंट का वैल्यू होगा mg cos थीटा। तो mg cos थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है बाहर की ओर। एक कंपोनेंट यहाँ बना लेते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, तो ये क्या होगा बताओ, तो ये जो कंपोनेंट होगा दिस विल बी mg sin थीटा। ठीक है, तो mg sin थीटा यहाँ पे, mg cos थीटा यहाँ पे। अब सुनो, और वो एक पर्टिकुलर स्पीड से ऊपर जा रही है। तो एक पर्टिकुलर स्पीड से जब ये ऊपर जाती है तो आप ध्यान देना कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में mg sin थीटा लग रहा है, और इस यही एक जो फोर्स है वो इस वेलोसिटी को कम करता है, या फिर इसके स्पीड को कम करता है जैसे जैसे ऊपर जाता है। तो ये तो इसकी कहानी हो गई कि ये फोर्स क्या कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात, ये वेट का जो दूसरा कंपोनेंट है mg cos थीटा, अब आप वेट को भूल जाओ, ये वाला पार्ट ध्यान नहीं देना, ये दो कंपोनेंट को देखना है। तो हमने देखा कि ये जो mg sin थीटा ये स्पीड कम करता है, क्योंकि स्पीड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, और mg cos थीटा टेंशन के अलॉन्ग लगता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सेंटर है, सेंटर की ओर टोटल कितना फोर्स लग रहा है। अगर आप ध्यान से इस पार्ट को देखोगे, ठीक है, हमने क्या लिया है, एट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देख रहे हैं, इसको P मान लो, चलो पॉइंट P। ये लाइन दिख रही है आपको, तो मान लो ये सेंटर है, ये सेंटर है, यहाँ से पॉइंट P है, तो ये बाहर की ओर फोर्स जो लग रहा है दिस इज mg cos थीटा। अंदर की ओर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। ऑब्वियसली बात है कि टेंशन ज़्यादा होगा, mg cos थीटा से टेंशन ज़्यादा होगा। क्यों टेंशन ज़्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर लगेगा, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है आपका टोटल फोर्स वो सेंटर की ओर लग रहा है। तो अगर सेंटर की ओर लग रहा है इसका मतलब सेंटर की ओर जाने वाला फोर्स ज़्यादा है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि देखो, एक तो फोर्स सेंटर की ओर जो लग रहा है वो टेंशन T है, और दूसरा mg cos थीटा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो अब बताओ टोटल फोर्स जो सेंटर की ओर लगेगा वो कितना होगा। देखो T तो नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि T में से mg cos थीटा माइनस हो जाएगा, उल्टा उसको खींच भी रहा है ना। तो अगर मैं टोटल फोर्स बात करूं जो सेंटर की ओर लग रहा है दैट विल बी T माइनस mg cos थीटा। ये समझना, पूरा का पूरा T ऊपर नहीं लग रहा है। जैसे T अगर मान लो 5 न्यूटन है और mg cos थीटा 2 न्यूटन है, तो मैं तुमसे बोलूं कि भाई सेंटर की ओर टोटल कितना लग रहा है, तो टोटल 5 लगेगा क्या ना, 2 उसमें से माइनस भी हो जाएगा ना। सो टेंशन T अगर ऊपर लग रहा है तो उसमें से mg cos थीटा माइनस हो जाएगा, और ये बचा हुआ फोर्स अब सेंटर की ओर लग रहा है। क्योंकि ये बचा हुआ फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है, तो यही फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करके इसको फिलहाल घुमा रहा है। समझ में आ रही बात? सो दिस इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल फोर्स। सो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं दैट T माइनस mg cos थीटा इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। तो ये आर्बिट्रेरी पॉइंट की बात हो गई। और अगर आपको किसी ने कहा कि भाई टेंशन का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो आप लिख दो T इज इक्वल टू, उसको वहाँ ले जाओ, mv²/r प्लस mg cos थीटा। तो ये टेंशन T का वैल्यू है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट P पे। बात समझ में आई?
अब हम लोग क्या करते हैं ना कि जो स्पेशल पॉइंट्स है उस पर टेंशन का क्या वैल्यू होगा वो चेक कर लेते हैं। तो इसके दो तरीके हैं। जैसे अगर मान लो मैं पॉइंट ए की बात करूँ, एट पॉइंट ए मतलब लोएस्ट पोजीशन, तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा बताओ। पॉइंट ए पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एंगल बनाया ना, तो एट ए थीटा का वैल्यू 0 होगा। तो आप वैल्यू 0 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो cos 0 1 हो जाता है, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, mv² प्लस mg, है ना, mv² प्लस mg, क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 हो गया पॉइंट ए पे। तो ये टेंशन है पॉइंट ए पे, पॉइंट ए का टेंशन। अच्छा, आपसे किसी ने कहा पॉइंट बी पे टेंशन बता दो, एट पॉइंट बी मतलब हाईएस्ट पोजीशन। तो हाईएस्ट पोजीशन पे क्या आएगा बताओ, टी बी का वैल्यू। इस केस में आपको थीटा का वैल्यू क्या करना है, देखो ये यहाँ आने के बाद टोटल एंगल कितना बनेगा बताओ, दिस एंगल विल गो टू 180 डिग्री, है ना, यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो पॉइंट बी पे थीटा का वैल्यू कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। तो इस पर आप वैल्यू डाल दो, 180 cos 180 डिग्री होता है -1, सो टी बी विल बी इक्वल टू mv² प्लस cos 180 डिग्री -1 होता है, -c, ठीक है। अच्छा, एट पॉइंट, और ये याद रखना, ये जो वेलोसिटी है ये ए पे है, ये वेलोसिटी बी का होगा, पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी होगा, ओके। एट पॉइंट सी, अब पॉइंट सी पे वेलोसिटी तो वी सी हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि टेंशन क्या होगा, तो टेंशन का वैल्यू एट सी विल बी, देखो जब सी पे होगा तो 90 डिग्री होगा थीटा का वैल्यू, थीटा विल बी 90 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। और हम लोग को पता है कि cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो ये पार्ट हट जाएगा एंड विल बी mv²/r। अगर हम पॉइंट सी की बात करें तो इसको हम लोग vc लिख देंगे, दैट इज स्पीड एट पॉइंट सी। तो ये TA, TB और TC तीनों का हमको एक्सप्रेशंस मिल गया, जो कि इस पॉइंट पे कितना टेंशन है, इस पॉइंट पे कितना टेंशन है और इस पॉइंट पे कितना टेंशन है, ये हमको मिल गया, तीनों पॉइंट्स का टेंशन। इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, अगर हम लोग अच्छे से डायनेमिक्स को समझना चाहते हैं तो मैं एक एक पॉइंट को और अच्छे से डील करता हूँ। एक काम करते हैं, फिर से हम पॉइंट ए पे आते हैं, राइट, इसको हटा देता हूँ फिलहाल। अब मैं पॉइंट ए पे आ रहा हूँ, यहीं से स्टार्टिंग करेंगे, ओके। अब देखो पॉइंट ए पे, इसको भी हटा दिया। पॉइंट ए पे मान लो जो तुम्हारा स्पीड है, दैट स्पीड इज VA। तो VA स्पीड मैंने उसको दे दिया और फिर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना शुरू कर दिया, मतलब इतना सफिशिएंट स्पीड दिया है कि ये सर्कल में घूम सके। अब इस पॉइंट ए पे देखो क्या हो रहा है, एक एक पॉइंट पे हम स्टडी करते हैं पूरे डायनेमिक्स को। पॉइंट ए पे हमने स्पीड दे दिया, सर्कल में तो घूम रहा है ये मैंने बता दिया। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो अंदर की ओर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, राइट। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अब कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक तो वेट mg नीचे काम करेगा, दूसरा ऊपर की ओर टेंशन T काम कर रहा है। फिर मैं पूछ रहा हूँ कि T बड़ा कि mg बड़ा, ऑब्वियस बात है कि टेंशन T बड़ा है, और पूरा का पूरा टेंशन T जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें से mg तो नीचे लग रहा है ना, तो mg माइनस हो जाएगा। तो इस लाइन के अलॉन्ग टोटल फोर्स कितना लग रहा है बताओ। मैं पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ, एट पॉइंट ए। मुझे बताओ कि यहाँ पे सेंटर की ओर टोटल फोर्स कितना लग रहा है। इट इज़, मान लो यहाँ का टेंशन TA मान लेते हैं, यहाँ पे जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर वो TA है, सो इट विल बी TA माइनस mg, ये फोर्स है। देखो इतना ही फोर्स है जो सेंटर की ओर लग रहा है, क्योंकि टोटल फोर्स सेंटर की ओर TA तो तुम दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन पूरा फोर्स TA सेंटर की ओर नहीं लग पाएगा, उसमें से थोड़ा फोर्स mg जो है वो माइनस हो जाएगा। तो TA में से जो mg माइनस हो जाएगा वो बचा हुआ फोर्स सेंटर की ओर लगेगा, और वो सेंटर की ओर लग रहा है, इसका मतलब ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। समझ में आ रहा है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। नाउ दिस इज स्पीड एट A, दैट इज VA। तो ये फॉर्मूला होगा कहाँ का, पॉइंट A का। अब एक काम करते हैं,
एम जी को उस साइड ले आओ तो आपको टी ए का वैल्यू मिल जाएगा, एंड टी ए विल बी इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी। यही वैल्यू तुमको मिला था पहले भी। तो ये टेंशन का वैल्यू आ गया पॉइंट ए पे, ठीक है। पॉइंट बी और पॉइंट सी का भी वैल्यू हम लोग ने वी सी और वी बी के टर्म्स में देख लिया था, पर यहाँ पे एक्चुअली ना अब मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ तीनों टेंशन्स का। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जितना भी टेंशन होगा ना वो उसमें हम लोग वी ए के टर्म्स में ही तीनों टेंशन को ढूंढेंगे। तो अब बात करते हैं पॉइंट बी की। तो पॉइंट बी पे जो स्पीड है वो मान लो वी बी हो गया। सी पॉइंट बी तक आते आते स्पीड चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि ये जैसे जैसे ऊपर जाएगी ग्रेविटी के अगेंस्ट वैसे वैसे स्पीड कम हो गया। क्योंकि देखो एम जी साइन थीटा स्पीड कम कर रहा था। इस पॉइंट पर आने के बाद मान लो उसका स्पीड क्या हो गया, वी बी इस डायरेक्शन में, पर स्टिल वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे फोर्सेस देखते हैं, इस पर कौन सा लग रहा है। देखो वेट नीचे की ओर एक्ट करेगा, वेट एम जी, वेट तो हमेशा नीचे की ओर एक्ट करता है। अब क्योंकि रस्सी यहाँ पे है तो रस्सी टेंशन हमेशा क्या करता है, नीचे टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट को खींचता है अपनी तरफ। तो यहाँ पे क्या होता है ना, टेंशन भी नीचे की ओर ही एक्ट करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपका जो टेंशन है टी बी, दैट दिस इज टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द पॉइंट बी, वो भी नीचे की ओर एक्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे पॉइंट पे देखो क्या होता है कि ये टेंशन और वेट एम जी दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है और दोनों सेंटर की ओर लग रहे हैं। तो जब मैं पॉइंट बी की बात करूं, एट पॉइंट बी, इस पर ऑब्जेक्ट पर टोटल फोर्स क्या लग रहा है, टी बी प्लस एम जी, और ये दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहे हैं क्योंकि दोनों सेंटर की ओर लग रहे हैं। सो इट विल बी एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर। ये दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेंगे। अब ऐसे केस में मुझे बताओ कि टी बी का वैल्यू क्या होगा। इट विल बी एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। यही तो आया था, राइट। ये केस ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे कंपेयर करना है सारे टेंशन्स को, तो हमको टी बी या टेंशन एट बी वो भी मुझे वी ए के टर्म्स में चाहिए, वी ए के टर्म्स में, ठीक है, इसके टर्म्स में। तो कैसे आएगा? तो एक काम करते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे पहले फिलहाल छोड़ो, इसको इक्वेशन 2 डाल के यहाँ पे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ करेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ कैसे करेंगे बताओ। देखो जब पार्टिकल पॉइंट ए पे था या ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे था, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो अज्यूम कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो आप कहीं भी अज्यूम कर सकते हो। सो ये पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो, ओके। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी जब ये ऊपर उठा ऐसे गया पॉइंट बी पे, तो जब वो पॉइंट बी पे गया तो उसने कितना हाइट कवर किया बताओ, इतना हाइट कवर किया ना, दिस इज आर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर आर हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही होगा ना। तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया बताओ, यहाँ पे तो ज़ीरो था और फाइनली यहाँ जाने के बाद क्या होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गया, एंड दैट इज नथिंग बट एम जी एच। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि इसने कितना हाइट कवर किया है, आर प्लस आर 2r, सो टोटल हाइट इज 2r। इतनी पोटेंशियल एनर्जी इसके पास आ गई। अब उतनी काइनेटिक एनर्जी इसकी कम हो गई होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम हो गई। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज उतना ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज। तब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ए स्क्वायर, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी स्क्वायर, एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी, यहाँ पे ज़्यादा होगा ना, सो इट विल बी हाफ एम वी ए स्क्वायर माइनस हाफ एम वी बी स्क्वायर। दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इतनी काइनेटिक एनर्जी बदल गई उसकी। ये दोनों सेम होंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब एक काम कर देखो, यहाँ पे एम एम कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ से, तो इससे क्या होगा, इज इक्वल टू हाफ, कॉमन ले लो, वी ए स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर, एंड वी ए स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे वी बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। वी बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी बी स्क्वायर, ये वी ए स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर है ना, वी बी स्क्वायर विल इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस 4। इसको इक्वेशन 3 डाल दो, ओके, और यहाँ पे से इसको उठा के इक्वेशन 2 में डाल दो। सो पुट 3 इन 2, ओके। तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में डाल दोगे तो बताओ टी बी का वैल्यू क्या होगा। टी बी विल बी इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर माइनस वी आर अपॉन आर माइनस एम जी, ओके, आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो क्या आएगा। देयरफॉर टी बी इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर माइनस 4 एम जी माइनस एम जी। तो फाइनली आपका टेंशन एट पॉइंट बी बिकम्स एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर माइनस 5 एम जी। ये मैंने इसीलिए किया क्योंकि मुझे कंपेयर करना था, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और अब टेंशन जो है एट बी वो भी मुझे वी ए के टर्म्स में आ गया, टी ए, और टी ए मतलब टेंशन एट ए वो भी वी ए के टर्म्स में और ये भी वी ए के टर्म्स में। सो इसको हम डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 हो चुका है, इक्वेशन नंबर 4, ठीक। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे बाकी चीज़ें मैं मिटा लेता हूँ और ये दोनों टेंशन्स को आप याद रखो। देखो दिस इज टेंशन एट पॉइंट ए एंड दिस इज टेंशन एट पॉइंट बी। तो अब हम पॉइंट सी का भी टेंशन देखेंगे, ओके। लेट दिस बी टेंशन एट पॉइंट बी, क्या आ गया, एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर माइनस 5 एम जी। दिस इज इक्वेशन 4। अब आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट सी की बात करते हैं। तो देखो एट पॉइंट सी पे क्या हलचल हो रहा है। सही, पॉइंट सी पे ये आगे वी सी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ये मान लेते हैं हम लोग। अगर आप पॉइंट सी पे ध्यान से देखोगे तो वेट जो है वो नीचे एक्ट करेगा, ऐसे वेट एम जी तो नीचे एक्ट करेगा, और टेंशन टी जो होगा वो इसके लॉन्ग एक्ट करेगा। दिस इज योर टेंशन टी एट पॉइंट सी। पर मैं बोल रहा हूँ टेंशन टी को कम करने वाला कोई फोर्स नहीं है, समझ में आ रहा है, इसके लॉन्ग कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और क्योंकि इसके परपेंडिकुलर वेट एम जी नीचे एक्ट कर रहा है तो वेट का कोई कॉम्पोनेंट इसके लॉन्ग नहीं आएगा क्योंकि वो इसके परपेंडिकुलर है। तो अब पूरा का पूरा जो टेंशन टी सी है वो सेंटर की ओर लगेगा क्योंकि इसको कम करने वाला कोई नहीं है। सो दिस टेंशन टी सी विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी सी स्क्वायर बाय, काम करता हूँ, समझ में आ रहा है। अगेन मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे, ये तो वी सी के टर्म्स में है, मुझे वी ए के टर्म्स में चाहिए, तो मैं इसको इक्वेशन 5 लिख के यहाँ पे छोड़ देता हूँ और फिर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूँ ए और सी के बीच में। तो अब देखो पॉइंट ए पे फिर से पोटेंशियल एनर्जी 0 माना हुआ है, तो जब वो पॉइंट सी पर चला जाता है तो उसने टोटल हाइट कितना कवर किया है, आर कवर किया है। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे 0 था, इस पॉइंट पे क्या आएगा बताओ, एम जी एच। तो इसने कितना हाइट कवर किया है, आर हाइट कवर किया है, तो एम जी आर आ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी देखो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, तो जब चेंज निकालना है तो यहाँ पे अगर हाफ एम वी ए स्क्वायर है तो हाफ एम वी सी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलो अब इसको आगे सॉल्व कर लो।
अगेन यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 2 mgr इज इक्वल टू, m कैंसिल कर दो हर जगह से, सो इट विल बी 2gr इज इक्वल टू va स्क्वायर माइनस vc स्क्वायर। ओके, तो vc स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपको, vc स्क्वायर विल बी इक्वल टू va स्क्वायर माइनस 2gr। इसको आप इक्वेशन 6 बोल दो और बोलो इक्वेशन 6 का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 5 में डाल देते हैं। तो जब आप इक्वेशन 5 में डालोगे तो बताओ टीसी का वैल्यू क्या होगा, विल बी m vc स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, va स्क्वायर माइनस 2gr, सो m va स्क्वायर माइनस 2gr अपॉन r, सो देयरफॉर टीसी इज इक्वल टू m va स्क्वायर अपॉन r, ओके, माइनस आर आर कैंसिल हो जाएगा 2mg। सो दिस इज टेंशन एट पॉइंट सी जो कि VA के टर्म्स में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 6 हो चुका है, इक्वेशन 7 डाल देते हैं, राइट। तो अब देखो यहाँ पे टेंशन T आ गया है पॉइंट C पर भी, तो इसको भी मैं एक साथ यहाँ पे लिख देता हूँ, TC इज इक्वल टू mva स्क्वायर अपॉन r माइनस 2mg। दिस इज इक्वेशन 7। नाउ सी, अब तीनों टेंशन्स को देखो और कंपेयर करो। टेंशन एट पॉइंट ए यानी कि लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या है, mva स्क्वायर अपॉन r प्लस mg। टॉप मोस्ट पोजिशन पे क्या है, mva स्क्वायर अपॉन r माइनस 5mg। और सबसे ये पॉइंट मिडल पॉइंट पे क्या है, c और d, दोनों जगह पे सेम केस होगा, c और d पे क्या है, mva स्क्वायर माइनस 2mg। तो तीनों में mva स्क्वायर और mva स्क्वायर ये तो कॉमन है। बाकी हमको देखना है कि ये पोजीशन पे क्या है, प्लस mg माइनस 5mg माइनस 2mg। अब देखो अगर मैं लोअर मोस्ट पोजीशन पे देखूँ तो mva स्क्वायर अपॉन r में mg ऐड हो रहा है, मिडल पे देखो तो mva स्क्वायर माइनस mva स्क्वायर अपॉन r में 2mg माइनस हो रहा है, यानी कि टेंशन कम हो गया। तो यहाँ पे जो टेंशन था उससे कम टेंशन है पॉइंट सी पे, ठीक है। और जब पॉइंट सी से हम पॉइंट बी पे गए तो यहाँ पे तो 2mg कम हो रहा था ना, यहाँ पे 5mg कम हो गया, तो इसका मतलब पॉइंट बी पे टेंशन और कम हो गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं दैट टेंशन एट पॉइंट ए ये सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा टेंशन इधर होता है और सबसे कम टेंशन टॉप मोस्ट पोजिशन पे होता है और बीच में उसके मिडल में लाई करता है। सो टेंशन एट ए इज ग्रेटर देन टेंशन एट सी एंड टेंशन एट सी इज ग्रेटर देन टेंशन एट बी। सबसे ज़्यादा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस डायरेक्शन में जाते रहूँ तो धीरे 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 टेंशन कम होने लगता है और सबसे कम टेंशन पॉइंट बी पे होगा और फिर से वो टेंशन बढ़ने लगेगा और यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरह की कहानी है आपकी टेंशन की जब वो सर्कल में घूम रहा होता है, पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में, ठीक है। और डिफरेंस चेक कर लेते हैं, डिफरेंस क्या होगा। मान लो यहाँ का और यहाँ के टेंशन में कितना डिफरेंस है, देखो टी ए बड़ा है, टी सी छोटा है, डिफरेंस कितना होगा वो चेक कर लेते हैं। टी ए माइनस टी सी का वैल्यू क्या होगा, टी ए का वैल्यू क्या है, एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी माइनस टी सी एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर प्लस 2mg। सो टी ए माइनस टी सी इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 3mg। अच्छी बात है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो टेंशन का डिफरेंस है वो 3mg होगा। चलो एक काम कर लेते हैं, अब टी ए माइनस टी सी हो गया, पॉइंट सी और पॉइंट बी के बीच में हम लोग टेंशन ढूंढ लेते हैं। अब देखो पॉइंट सी का टेंशन ज़्यादा है और पॉइंट बी का टेंशन कम है, तो हम लोग टी सी माइनस टी बी ढूंढेंगे, इनके बीच का डिफरेंस। टी सी का वैल्यू क्या है, एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर माइनस 2mg माइनस टी बी का वैल्यू क्या है, एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर प्लस 5mg, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा,
-2 + 5 कितना होता है 3 mg। सो Tc - Tb इज ऑल्सो इक्वल टू 3 mg। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में भी जो इसका टेंशन का डिफरेंस है दैट इज 3 mg। तो इसको मैं साथ में लिख दे रहा हूँ, देखो Ta - Tc इज 3 mg एंड Tc - Tb इज 3 mg। तो इसको हम साथ में लिखेंगे यहाँ पे, इसको हटा दे रहा हूँ फिलहाल। सो Ta - Tc इज इक्वल टू 3 mg। ओके, Tc - Tb ये भी हमको 3 mg मिला था। इन दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस 3 mg, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस टेंशन में 3 mg। अब जो लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट है इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, दैट इज Ta - Tb। ये क्या होगा बताओ। देखो Ta क्या है mva² अपॉन r + mg माइनस Tb क्या है mva² अपॉन r प्लस 5 mg। तो ये कैंसल, mg + 5 mg विल बी 6 mg। तो इसका मतलब Ta - Tb becomes mg + 5 mg 6 mg। तो ये डिफरेंसेस है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट जो है इनके बीच का जो टेंशन का डिफरेंस है दैट इज Ta - Tb दैट इज इक्वल टू 6 mg। अब अगर इन तीनों इक्वेशंस को आप ध्यान से देखो तो टेंशन के डिफरेंस में कहीं भी स्पीड नहीं आ रहा है, टेंशंस में स्पीड जरूर आ रहा है। समझ में आ रहा है? यानी कि आप अगर ज़्यादा स्पीड दोगे, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पे, अगर आप ज़्यादा स्पीड दोगे तो टेंशन ज़्यादा होगा। अगर आप ज़ोर से फेंकोगे इसको तो हर पॉइंट पे स्पीड ज़्यादा हो जाएगा तो टेंशन भी बढ़ जाएगा, स्ट्रिंग का टेंशन इंक्रीज हो जाएगा, वो ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो टेंशंस तो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, क्लियर है, लेकिन टेंशन के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इसमें कहीं भी आपको स्पीड नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब आप कितना भी ज़ोर से फेंको, कितना भी हल्के से इसको फेंको, मतलब कितना भी स्पीड दे दो आप इस पॉइंट को, आपने ज़्यादा स्पीड दिया है तो भी, कम स्पीड दिया तो भी, टेंशन जो होगा, टेंशन का डिफरेंस, वो डिफरेंस सेम रहने वाला है हमेशा। मतलब इन दो पॉइंट का अगर आप डिफरेंस टेंशन में कैलकुलेट करोगे तो हमेशा 6 mg ही आएगा। दिख रहा है यहाँ पे, चाहे आप ज़्यादा स्पीड से फेंको चाहे आप कम स्पीड से फेंको, इन दो पॉइंट के बीच का टेंशन का डिफरेंस हमेशा 3 mg आएगा। इन दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस हमेशा 3 mg आएगा। इनफैक्ट कोई भी दो पॉइंट अगर आप ले लोगे और उनके बीच का आप टेंशन का डिफरेंस निकालते हो तो वो हमेशा फिक्स होगा, चेंज नहीं होगा, भले आप स्पीड ज़्यादा कर दो या कम कर दो। हाँ, अगर आपने स्पीड ज़्यादा कर दिया तो एक एक पॉइंट पे टेंशन ज़रूर बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे टेंशन पहले कुछ और होगा, आपने स्पीड बढ़ा दिया तो टेंशन यहाँ का बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ा दिया टेंशन यहाँ का ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस इस तरह से बढ़ेगा कि डिफरेंस हमेशा सेम होगा। समझ में आ रहा है? तो डिफरेंस में स्पीड नहीं आ रहा है, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ का टेंशन अगर मान लो 12 mg है और यहाँ का टेंशन 6 mg है और यहाँ का टेंशन 3 mg है, तो क्लियरली दिख रहा है 12 mg 6 mg, डिफरेंस कितना है 6 का, और यहाँ पे 3 mg नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे 9 mg होगा। इनका डिफरेंस कितना है 3 mg का, इनका डिफरेंस कितना है 3 mg का। अब आपने क्या किया, यहाँ का जो है स्पीड ज़्यादा कर दिया, तो स्पीड ज़्यादा करने पर टेंशन बढ़ जाएगा, ये 15 mg हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये 15 mg हो जाएगा, यहाँ का भी स्पीड बढ़ेगा तो यहाँ पे ये 12 mg हो जाएगा, और यहाँ पे भी स्पीड बढ़ेगा तो ये 9 mg हो जाएगा। अभी भी अगर आप देखोगे तो इनके बीच का डिफरेंस 6 mg ही है, इनके बीच का डिफरेंस 3 mg और इनके बीच का डिफरेंस 3 mg ही है। मतलब ये कि आपका डिफरेंस सेम होगा। आप स्पीड बढ़ा दो तो इंडिविजुअली टेंशन का वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस चेंज नहीं होगा। डिफरेंस स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है।